तो मिली। मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-6 के आसपास, कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर प्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए, होते सब जगह है, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, और जो भी 127 है नए कानून में 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। केस तो हमारा पहले, देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती है। लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। तो क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में प्रयास करेंगे कि सीएफएस में भेजें। तो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये जरूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है तो इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर अब ये सारी चीजें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफर करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेंगे। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के जो बयान दिया है उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने परचेज किया। और उसके बाद भी कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद भी कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उसके एक मालिक है, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है, तो उसने सबसे पहले देखा, और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया, और वहाँ पे रेंज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी, उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई को देखिए। तो ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए,
और टेस्ट बताए, और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनके स्टेटमेंट पे जैसा बताया एसपी साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही, जैसे ही ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर जिले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक एसएसओ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं, और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलिथीन में उसमें कई और पर्सनल चीजें, बैग वगैरह भी था। तो वो सारी चीजें मिली थी डे वन पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे वन से पब्लिक नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा वो तभी है तो उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो व्यक्तिगत चिट्ठियां बच्चों की हम पब्लिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नफी तो भी स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से की जाती है। हाँ, इस वक्त बिल्कुल शांत है, और जैसा मैंने बताया कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम जरूर चिन्हित करेंगे, और ये अपनी गतिविधियों में भविष्य में कभी कामयाब ना हो पाए इसका इंटरनेट को सस्पेंड किया जाए 24 घंटे के लिए। जी, लोग बिल्कुल ठीक बात है, उससे परेशानियां होती हैं, पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जरूरी होता है कि ये फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय केवल 2 जिलों तक ही सीमित था, और इसको शायद कल आज शाम तक ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगी। जी बिल्कुल है, इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज फैलाने का प्रयास किया उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन। कुछ लोग उनकी रिहाई की भी बात की है, ऐसा वो मुझे लगता है कि हमें सीधा बेहतर बता पाएंगे, और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा, तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। रिस्टोर करने का एक प्रयास चल रहा था, अब क्योंकि अब डैमेज वाला भी ये एस्पेक्ट अभी उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लोकल पुलिस बेहतर बता पाएगी इन्वेस्टिगेटिंग टीम। पर हाँ, वो उसके कुछ अंश मिले हैं, और उसका फिर वो नहर बिल्कुल नजदीक है, तो वो देखने वाली बात है कि वो नहर का पानी भी रोका गया था, उसकी सर्च का भी एक प्रयास किया गया है। तो उसमें और मुझे लगता है कि केस सीबीआई को चला गया है, तो इस स्टेज पे हम कोई और आगे कदम नहीं उठाएंगे। तो लोगों में एक बात है कि ये सब को पसंद नहीं होते हैं, तो इसको लेकर के काफी मैसेज को थोड़ा सा मैं समझा नहीं बात। सर, आमतौर पे पब्लिक में इस बात की बड़ी गंभीर चर्चा है कि सब डेथ आ गया है, तो उसके सब को आमतौर पे पसंद नहीं होते हैं, और इस बारे में जो एक साइंटिफिक इशू है, इसके बारे में जो हमें डॉक्टर्स ने जो इस बारे में बताया कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो नहीं फैलते, और यहाँ पे जो जहर जब फैलता है तो वो सबसे अंत में स्किन में, और जो जैसे नेक वगैरह के जो पोर्शन है और फेस का जो पोर्शन है वहाँ सबसे अंत में पहुंचता है, तो वो वही पोर्शन इसमें डैमेज हुआ। सर, लॉरेंस की तरफ से कोई पोस्ट आई है, पता नहीं सच है कैसी है, पर जो भी है पर उसको लेकर के भी अलग अलग। इसमें मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है इसमें कि जितने भी अपराधी हैं जो अपने आप को गैंगस्टर
प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसको इनको गैंगस्टर बनाने में एक ये जो प्रचार होता है ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। मेरी बहुत आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता मालूंगा, और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले तो ये इनकी गतिविधियां 80% खत्म हो। विपक्ष लगातार ये बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ घटा है, तो दो डीजीपी आप क्या मानते हैं हरियाणा? ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पे वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है, आप जानते हैं, और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, और जब बातें तुलनात्मक की जाए तो फिर वो और कोई चारा नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मॉलेस्टेशन है, किडनैपिंग और अब्डक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है। तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसका क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा वो एक अलग चीज है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30-31% की कमी है, और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप से कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत एफआईआर सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर ना करना अपने आप में एक अपराध। पूरी की बात जहाँ तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाया और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं, और अगर कोई रिश्ता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने तो पैमाने लगाए, और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा सभी अधिकारियों को कि हम गांवों को और वार्डों को नशा मुक्त करें। जी हाँ, तो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में, करीब 3700-3800 FIR होती है NDPS एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के बेसिस में गिरफ्तार किए जाते हैं, और कमर्शियल क्वांटिटी में गिरफ्तार होता है NDPS एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब करीब इन 1,000 आदमियों को जब 2 साल एक आदमी 2,000 साल की सजा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड की जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से, लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन परिवारों को काउंसलिंग करके उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी है, तो ओपीडी से ही काफी लोगों को फर्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और यहाँ पे भी दादरी में काफी अच्छा काम हुआ, भिवानी में भी पीछे शुरू किया गया है। तो इसको हमने हर जिले में टीम बना रखी है जो डोर टू डोर जाएंगे, गाँव को एक एक गाँव को लेकर के डोर टू डोर जाके ये काम करें। तो इसमें हमें कामयाबी कुछ हद तक मिली है, और हमारे अधिकारियों ने करीब 4,000 से ज्यादा गांव कहते हैं जो उन्होंने नशा मुक्त अपनी तरफ से घोषित किया। जरूरी नहीं कि वो सारे आज की तारीख में नशा मुक्त हो गए हैं, पर अगर 70% भी हो गए तो वो भी एक अचीवमेंट है, और टारगेट हमारा ये है कि हम इसको 70% पे इस साल के अंत तक लेके जाएं। और जो पिछले 4,000 गांव हैं उनमें अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा गांव है जहाँ अभी भी बच्चे हैं जो नशा करते हैं, तो उनकी रीवेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की, एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई है, और उनमें रीवेरीफाई करना, हर डोर टू डोर जा करके ये देख रहे हैं कि कुछ कोई और कई बार क्या होता है, कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीजों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी, और प्रयास ये है कि हम इसको संख्या को जो 4,000 की संख्या है इस साल के अंत तक 5,000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाए, और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट,
जो ये दवा की दुकानें हैं, यहाँ से कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनमें एनडीपीएस एक्ट में वो कवर नहीं होती। ये एक समस्या है। तो उनमें हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हैं और जो स्टेट के ड्रग कंट्रोलर हैं और जो एफडीए एक महकमा आप जानते हैं, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफडीए के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चलता है। हम उनको यही कहते हैं कि इन केमिस्ट को आप किसी तरीके से उनको नियमित करें, उनकी जो रेगुलेशन प्रॉपर हो, जिससे ये लोग जो इस समस्या में योगदान दे रहे हैं वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो आपके माध्यम से मैं ये भी सारे हमारे जो केमिस्ट भाई हैं उनसे ये एक अपील करना चाहूँगा कि कभी भी किसी व्यक्ति को जो देखने से ही पता चल जाता है कि मरीज नहीं है बल्कि नशे के लिए खरीद रहा है, उसको समझ में आ जाती है बात, बॉडी लैंग्वेज देख के, तो उसको कभी भी कोई दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना दें। यूपी के इलाका से ये ध्यान में वो उसका एक लड़की का भाई का रोल आया कि वो भाई ने ही मर्डर किया उसके दोस्त के साथ मिलके, वो दोनों पकड़ लिए गए हैं, बैठे तो वो दोनों पकड़े गए हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो परिवार के अंदर भी हो जाती हैं। तो चाहे और बहुत सारे ये हमारे जो बात करते केसेस भी हैं, ये नॉन और परिवार के अंदर होते हैं। रिपोर्ट में आया हुआ है, इंसेक्टिसाइड है, मोनो स्प्रे, आप पढ़ के बता रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। अभी ये मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहां तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कन्वेंशन की तरफ इशारा करती है। और ये तो जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल है इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल इन्वेस्टिगेशन में आएगी। और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली है डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये अभी तक मिली, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितनी भी बॉटल्स मिली है उन सभी के बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। तो जब तक कंफर्म होगा जैसे सबने बताया आप लोगों को सिंस तो अपनी आगे की जाँच वहाँ से एक बार से इसको अब निष्कर्ष पे पहुंचना मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें, तो सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं और एक प्रक्रिया है वो जैसी पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है या दो नोटिफिकेशन होती है, एक पहले राज्य सरकार करती है उसके बाद केंद्र सरकार करती है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन हाँ जी, इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था तो उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके जो विभागीय कार्रवाई है वो आरम्भ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है, इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। उसको ये जो चंडीगढ़ का तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ईआरवी का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यह एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।